बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। अगर अनफॉर्चुनेटली दिन का आगाज़ अच्छा नहीं भी हुआ तो हम आ गए हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नए टॉपिक्स लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन को बेहतर बनाने में हम अपना छोटा सा किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है पॉलिटिक्स के ऊपर। हमारे साथ मलिक रिजवान अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का 98th बर्थडे मनाया जा रहा है। और अगर उनकी नुमायाँ कुछ कारनामों की बात करें तो उसमें 73 का आइन है, जिसमें सबसे पहले मुसलमान की डेफिनेशन थी। इसी के साथ पहली इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक़्क़िद की गई। तो इस हवाले से तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे मलिक रिजवान अहमद खान साहब से, और इनसे ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ क्यों किया, कब किया, कैसे किया, और नौजवान नस्ल अगर पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब, मैं आगाज़ अपने टॉपिक पर जाने से पहले आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि आजकल वेदर बड़ा सर्द हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि एंजॉय कर रहे हैं वेदर को, या आपको गर्मियाँ पसंद हैं? मुझे सर्दी पसंद तो है। सर्दी में बंदा बहुत इजी फील करता है। गर्मी में पसीना, स्मेल और ये चीज़ें, हमारा काम ऐसा होता है भाग दौड़ का पूरा दिन, सुबह से निकलते हैं रात तक हम हल्के में लोगों के दरमियान रहते हैं। तो सर्दियों में ये चीज़ें कम होती हैं। फिर सर्दी का मौसम मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसमें बंदा ड्राई फ्रूट्स बाकी चीज़ें, ठीक है ना। मेरा साग मुझे बहुत पसंद है, सोयाना बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम सर्दियों में आती हैं। तो दोस्तों के साथ ज़रा मिल बैठने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा बंदा बारबेक्यू एंजॉय कर लेता है। बारबेक्यू, बोनफायर, इस तरह की जो गैदरिंग है वो बड़ा मज़ा देती है। नाज़रीन, वेदर को एंजॉय लाजमी करें, लेकिन इसी के साथ साथ जैसे हम अपने प्रोग्राम में बारहा बताते आ रहे हैं कि अपनी सेहत का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बारिश हो गई है जिसकी वजह से मौसम कुछ बेहतर हो गया, वरना तकरीबन मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम मुल्तान के लोग बीमार हो चुके थे। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं लोग। मलिक साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। आज 98th बर्थडे है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आप उनकी सियासत से किस तरह चीज़ें सीख रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अगर हम बात करें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, तो थोड़ी सी इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कि आज हम सालगिरह 98th मना रहे हैं, और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे सिटी सेक्रेटरीट में भी केक कट रहा है, इधर डिस्ट्रिक्ट बार में भी केक कट रहा है, और भी बहुत सारी इवेंट्स हैं आज मुल्तान के अंदर। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो कुछ पाकिस्तान को दिया वो कोई नहीं दे सकता, ना ही कोई उसके बाद कोई ऐसा लीडर आया है जो इस लेवल पे बहादुरी के साथ उन्होंने जो काम किए। जैसे आपने 73 का आइन बताया, कादियानियों का मसला बहुत अरसे से चला आ रहा था, वो उन्होंने हल कराया, और बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। इसी तरह एटम बम नामुमकिन था एक गरीब मुल्क के लिए, एक शिकस्त खोरदा उस वक्त जो पोजीशन थी, 2 लाख हो चुका था मुल्क, बाकी मुल्क को बचाना, उसको चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि क्योंकि 74 में इंडिया ने वो कर दिया था, हमारा मेन दुश्मन तो वही है, शुरू से 1947 से चला आ रहा है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल सरमाया ना होने के बराबर था। उन्होंने कहा कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाए थे। इस चीज़ के धमकियां भी मिली। हेनरी किसिंजर का मुकालमा पूरा मौजूद है। उसने कहा था कि हम आपकी पूरी फैमिली को निशान इबरत बना देंगे। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया था भुट्टो साहब ने कि मैं तारीख़ के हाथों नहीं मरना चाहता। आज अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में वो ज़िंदा है। उन्होंने जो फ़लसफ़ा दिया बहादुरी का, फिर उसके बाद जो डिक्टेटर ने जो कुछ किया, आज तो कुछ भी नहीं है। उस दौर में जो होता था, कोड़े मारे जाते थे सरेआम कपड़े उतार के, और जो कुछ किया जाता सबको पता है, फांसियाँ दी गई बहुत ज़्यादा। किसी ने भी वो टाइम नहीं देखा। फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो इनकाद 1974 में हुआ, वो भी पूरे इस्लामी ममलिकत को इकट्ठा करना, दुनिया को बताना कि हम कुछ हैं, ठीक है ना। हम मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद हमारा हो जाए, हम मुत्तहिद हो जाए, तो बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप देखें वो UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने मसौदा फाड़ दिया था, और उन्होंने कहा था कि
हम इस चीज़ पे जो है ना बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो एक जो उनके अंदर जो जुर्रत थी वो आज तक मैंने नहीं देखी किसी के अंदर। जनाब इसी तरह की हम पर्सनालिटीज़ को देखते हैं और हम बड़ा उनसे मोटिवेट होते हैं, हम उनकी तरफ वी लुक अप टू देम, हम कहते हैं कि हमने भी ऐसा ही बनना है। तो आपने अपनी सियासत का आगाज़ इसी तरह की पर्सनालिटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक नुमायाँ किरदार रहा होगा। आपने सियासत का जब आगाज़ किया तो किस वजह से किया, क्यों किया? देखिए मैंने क्योंकि मैंने जब 2008 में पॉलिटिक्स का आगाज़ किया तो उस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया का दौर था। सोशल मीडिया की इब्तिदा हो रही थी सारे, उसमें बार बार मैं पढ़ता था कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ है लेकिन आगे हुक्मरान ठीक नहीं आ रहे, इस तरह की बातें होती थी। तो वहाँ से लोगों की परेशानियाँ, मसले मसाइल देख के मैंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। तो बहरहाल उस वक्त जिस शख्सियत से मुतासिर था, बाद में जब डीपली गया तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक बस ऐसे ही सिर्फ बातों की हद तक था, अमली काम नहीं थे। फिर मैं 2013 में पीपल पार्टी में आया, वो पुरानी पार्टी छोड़ दी जो कि पूरी नौजवान नस्ल को आपको पता है कि उसके पीछे पागलों की तरह भागती है, तो मैंने भी वही काम किया। 2013 में मैं पीपल पार्टी में, और आज तक उसमें मेनली जो मैं इम्प्रेस हुआ ना, भुट्टो साहब से तो मैं शुरू से ही इम्प्रेस था, बीबी से भी, लेकिन गिलानी साहब क्योंकि हमारे मुल्तान के लोकल पॉलिटिशियन से, उनसे, उनके काम से, मुल्तान की डेवलपमेंट से 2013 में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उन्होंने जो कुछ मुल्तान के लिए किया, मेरे ख्याल में कोई और शायद ही करे, अल्लाह करे कोई ऐसा पॉलिटिशियन आ जाए जिसके पास इख्तियारात भी हों, जिसके पास इतने वसाइल भी हों, जिसके अंदर जुरत भी हो। असल बात होती है जुरत की, तो उन्होंने जुरत की, उन्होंने आज मुल्तान को मुल्तान बना दिया है। तो मेनली मैं उनसे ज़्यादा इंप्रेस हो गया पीपल पार्टी में, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी में हूँ। और अच्छा मलिक साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की सियासत की अगर बात करें तो वो बस इनकी हद तक सिमट के क्यों रह गई है? पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम, एक नेशनल पार्टी होती थी, लेकिन आज हम जब भी बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी गर्दाना जाता है। इसकी वजह क्या है? देखिए ऐसे सिर्फ सोचा जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अपर पंजाब में हम लूज़ कर चुके हैं, लेकिन उसमें भी हमारे पास सीटें हैं। अगर आप देखें, हम क्या नाम है उसका, इस्लामाबाद से, गोजर खान से हम सीटें जीतते होते हैं, चनियोट से भी हम सीटें कोई एक दो जीत लेते होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखें, आज़ाद कश्मीर में भी अभी इस वक्त हमारी गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारा सही मतलब वो नुमाइंदगी है इस वक्त। सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, जनूबी पंजाब में देख लें, अपर पंजाब की हद तक वाकई हमने कोई हमारी पॉलिसीज़ ऐसी शायद गलत हुई हों जिनकी वजह से हम पीछे हट गए, लेकिन इसको किया गया है। आप मुशर्रफ के आने से पहले का आप इलेक्शन उठा के देखें, 1997 में जो इलेक्शन हुआ था, पंजाब में तकरीबन बराबर सीटें हैं हमारी नून लीग के, बराबर हैं तकरीबन। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें क्या नाम है उसका, जब वक्त गुजरता गया, मुशर्रफ आ गया, मुशर्रफ साहब के बाद जो हुआ है ना, वो बिल्कुल सियासत चेंज हो गई है। बीबी का जो शहादत हुई उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हम अपर पंजाब में हमने इसको वो किया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, रिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं इसके ऊपर कि हम दोबारा इंशाल्लाह, एक गैप भी मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम साउथ पंजाब की सियासत के ऊपर बात करें, इस वक्त मुल्तान में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। सीएम साहब को बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जहाँ पर तारीफ़ करना चाहिए, हमें बनती है वहाँ पर करनी चाहिए। उनके इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स की तारीफ़ भी की जा रही है। तो आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को किस तरह देखते हैं, और अभी क्या मसाइल हैं जहाँ पर लैप्सेस हैं, उन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है साउथ पंजाब में अगर बात करें? साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा पसमानदा, ठीक है, काफ़ी हद तक तो इसमें कोई शक नहीं है। गिलानी साहब ने उस वक्त दिए प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, और उसमें बेहतरी भी आई। मुल्तान साउथ पंजाब एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ा है, ठीक है ना, तरक्की के राह पे गामजन हो चुके हैं। मलिक साहब इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि साउथ पंजाब में हम बैठे हैं, मुल्तान में इस वक्त, और हम लोग इसके ऊपर ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करते हैं मलिक साहब से कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ लॉन्च किए गए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी कहीं पर लैप्सेस मौजूद हैं? उस पर मलिक साहब का तफसीलन जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब मौजूद हैं। वो डेवलपमेंट को भी कवर करते हैं, इसी के साथ साथ उनके पास FBR की बीट भी है और पॉलिटिक्स को भी कवर करते हैं। तो उनसे आज जानेंगे कि मुल्तान की सियासत किधर जा रही है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, अब वो उनको कब तक देख रहे हैं, और IT पार्क
के मंसूबे के ऊपर बात की जा रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या उस मंसूबे का क्या बना, तो तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब बुखारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ज़ुहैब साहब, वेदर के बारे में ज़रा पहले बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ वेदर बेहतर हो रहा है, बारिशें हुई हैं, बीमारियाँ थोड़ी सी कम होंगी अब? देखिए वो जो स्मोक का एक जो एलिमेंट था वो तो हमें कम होता हुआ नज़र आ गया, क्योंकि स्मोक की जगह फॉग ने ले लिए। और जो वेदर फोरकास्ट है वो इस चीज़ को जो है वो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनूबी पंजाब जो है वो सख्त फॉग की जो है वो लपेट में रहेगा, और सर्दी की शिदत में भी जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देख रहे हैं। हमने रिपोर्ट किया जो स्मोक की सूरत हाल थी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ ने बड़ा काम किया स्मोक की रोकथाम के हवाले से, और वो बहुत से इनिशिएट्स लिए जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ख़ासकर लाहौर में तो कम हुई लेकिन मुल्तान में भी हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर देखने में, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हमारे शहर में कुछ ऐसे है। उसके बाद क्योंकि स्मोक जो एलिमेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, उसके साथ साथ देहातों में जो आप बाकियात को जलाते हैं फसलों की, और जो भट्टों से निकलने वाला धुआं है, वो सारा मिलकर जो एक एलिमेंट बनता है वो फिर स्मोक की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है, और हमारे जो सांस जैसी तकलीफ है, ये बीमारियाँ हैं, वो उससे जो है वो जन्म लेती हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्मोक तो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन अब फोग है, फोग जो है वो सिर्फ चंद दिनों की है, उसको लोग इंजॉय कर रहे हैं। और जिन्होंने ट्रैवल करना होता है, ख़ासकर हमारे ब्यूरोक्रेसी से जो लोग हैं, उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर आना होता है वीकेंड पे ख़ासकर, उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं क्योंकि मोटरवेज बंद हो जाती हैं, ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कुछ ट्रैवल एडवाइजरी को फॉलो करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो थोड़े से आप SOP फॉलो करेंगे तो आपकी बचत हो जाती है, अदरवाइज़ फिर आप मोटरवे पर नहीं ट्रैवल कर सकते। और फिर कुछ एडवाइजरी होती है, अगर उस एडवाइजरी पर अमल करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है, ताकि हम अपनी भी सेहत का ख्याल रख सकें, और इर्द गिर्द जो रोड पर इस्तेमाल करें लोग, उनका भी ध्यान रखा जा सके, क्योंकि अगर हम खुद ही उन चीज़ों पर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी किसी गलती की वजह से दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। ज़ुहैब बुखारी साहब, 2026 आने वाला साल मुल्तान के लिए किस तरह का रहेगा? आप अपने एक्सपीरियंस से किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं पिछले साल को देखते हुए? देखें 2025 अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो कई साल पीछे चली गई हैं। हम अभी रिसेंटली एक वाक़े को देख लेते हैं, जैसे फ्लड आया, और फ्लड से जिस तरीके से जलालपुर, पीरवाला, आलीपुर, सीतपुर, मुल्तान के कुछ एरियाज़ ऐसे थे, ख़ासकर हेड मोहम्मद वाला से ले लें और इस तरफ शेर शाह की तरफ ले लें, तो ये इस एरिया के लोग जितने फ्लड से हमारे मुतासिर हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन 10 से 15 साल पीछे चली गई है। अगर किसी के बागात थे तो वो तैयार थे, वो फिर जिस तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं, और उसके बाद फिर जिन लोगों के घर मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं, और हुकूमत ने कुछ फैसिलिटेट किया तो है, लेकिन वो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने घरों को उस तरीके से खड़ा कर सके जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, जिस मेहनत से उन्होंने बनाया था। कुछ ख़ानदान ऐसे भी देखे कि जिनकी बेटियों की शादियाँ थी, उनका जहेज़ जो है वो सैलाब की नज़र हुआ। तो मतलब कि ये वो एरियाज थे जहाँ पर एक बेटी का अगर उन्होंने जहेज़ बनाया भी था तो वो उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई थी, तो वो तालीम भी उनको दिलाई और बाकी मामलात भी थे। तो कुछ इस तरह के हादसात भी हुए, और उसके अलावा कुछ और मामलात भी थे। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली कुछ स्टेबल हुआ है हमारा मुल्क, मुआशी लिहाज से भी, सियासी हवालों से भी, और बाकी दीगर और मामलात में भी हमारा मुल्क काफ़ी स्टेबल हुआ है। और हमने देखा कि शरह सूद जिस तरीके से पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कम की गई, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं कि महंगाई में जो है वो कमी हो रही है, और आवाम महंगाई में कमी जो है वो देखने के लिए बाज़ारों में जाती है कि पता नहीं कोई आयल की कीमत कम हो जाएगी या कोई और कीमत कम हो जाएगी। तो हमें ये भी उनको बताने की ज़रूरत है कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी की बात प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, ना कि अगर वो ये समझते हैं कि महंगाई में कम हो रही है, अगर ऑयल 550 का है तो वो 450 रुपये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो महंगाई की जो एक सूरत हाल बढ़ रही थी, जो इशारे बढ़ रहे थे, वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो रहा है। तो इट्स मीन हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत में नए साल के मौके पर जिस तरीके से 10 रुपये कमी की गई है, तो इससे आप देखें पेट्रोल की अगर कीमत कम होती है तो उससे आप बराह रास्त देखें एक्सक्लूसिवली हम ट्रांसपोर्टेशन के फेयर्स पर जाते हैं तो वहाँ पर किराया जो है वो कम होते हैं। हर चीज़ लिंक्ड है, तो वो चीज़ें कनेक्टेड हैं। इसी के साथ FBR को आप कवर करते हैं, और इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि आने वाले साल में उनके टारगेट्स क्या हैं और पिछले साल के टारगेट्स उन्होंने अचीव किए हैं? बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने पिछले साल के जो उनके टारगेट्स दिए गए थे
चेयरमैन FBR की जानिब से, और नो डाउट कि IMF का एक प्रेशर भी FBR के ऊपर है, और उसके बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें FBR की जानिब से जो है वो की भी जा रही है, ख़ासकर सेल्स टैक्स स्टोलन के हवाले से, जो सेल्स टैक्स चोरी होता है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर एक डिवाइस है POS, आई थिंक अब कोई मैरिज हॉल्स पर भी उसका जो है वो कनेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में। तो हम अब किसी भी, अगर आप स्टोर पे चले जाएं, तो अगर उसने अपनी ये डिवाइस इंटीग्रेट की हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेल्स जितनी भी हो रही हैं स्टोर की, वो FBR के रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन रही है। ठीक है। लेकिन इन दिस एंड एक और चीज़ भी मैंने नोट किया है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे स्टोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पर उनकी बड़ी सेल होती है, वहाँ पर वो मशीन को ऑफ कर देते हैं, और जहाँ पे छोटी छोटी सेल्स होती हैं उसको ऑन करके वो FBR के रिकॉर्ड में लाई जा रही है। तो मुल्की ख़जाने को इस अंदाज में भी जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा है। खैर, मेरी चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस से इस हवाले से बात भी हुई, और वो काफ़ी पुरज़म भी है कि साल 2026 में हम सेल्स टैक्स चोरी को तो कम से कम जो है वो रोकेंगे। इसके अंदर हम सुन रहे थे कि कोई रिटेल की जो शॉप्स हैं उसके ऊपर रिटेल सेक्टर पे कोई टीम्स बिठाई जाएंगी जो उनके POS को चेक करेंगी। डॉक्टर्स के साथ भी कुछ मुआहदा हुआ है? नहीं, वो रिटेल्स एक आया था ताज दोस्त स्कीम जी, वो बड़ी बुरी तरीके से मुतासिर हुई, मतलब मुतासिर में नाकाम हुई। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ताजिर अपना टैक्स थे, उसमें सराफा बाज़ार भी था। अब देखें ना, सराफा बाज़ार में बिल्कुल छोटी छोटी सी दुकानें हैं, लेकिन वहाँ पर करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, लेकिन वो टैक्स से मुस्तस्ना है, उनको टैक्स नहीं अदा करते। वो छोटी छोटी दुकान है, लेकिन वहाँ पर करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसी तरीके से इस आर्केड को देख लें, कैंट में जो है जहाँ पर ज्वेलरी का काम होता है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। अच्छा, फिर आप स्कूल्स को देख लें, एक एक स्कूल है तो उसकी फिर कई कई ब्रांचेस भी हैं, लेकिन रजिस्टर क्या है, एक ब्रांच है। इसी तरीके से और भी हम बिज़नेस को देख लें तो वहाँ पर एक बिज़नेस को रजिस्टर कराया जाता है, और फिर उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो मल्टीपल चीज़ों को जो है वो बनाया जाता है। अच्छा, फिर आपने डॉक्टर्स की बात की, तो डॉक्टर्स का मैटर ये था कि अभी FBR की एक टीम ने एक निजी हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी टीम को भेजा, तो फिर डॉक्टर्स का एक रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि हम FBR पर जो है वो हम एहतजाज भी करेंगे और धावा भी बोल देंगे। डॉक्टर मसूद रऊफ फराज साहब ने जो है वो उसको लीड भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर हमने देखा कि फिर वो FBR में भी बैठे थे डॉक्टर साहब, और उनको बुलाया था मैडम की जानिब से, वहाँ पर जो कमिश्नर थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, भी आया मामलात को तय करें। तो खैर चंद दिन का टाइम उन्होंने मांगा था, आई थिंक वो टाइम भी इख्तिताम के करीब ही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सरकार से कोई भी शहरी या कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो लड़ सकता है। सरकार होती है, सरकार होती है, और इसमें जितनी जिम्मेदारी स्टेट की है हमारे लिए फैसिलिटीज़ देना, हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्टेट को जो उसने हमारे लिए टैक्स मुकर्रर किया हुआ है वो स्टेट को दें, ताकि वो हमारी फैसिलिटी दे सकें, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आम आवाम तक आए। तो ये दोनों हाथों से मिलकर, दो पहिए हैं आवाम और स्टेट, वो मिलकर जब चलेंगे तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए और हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करें। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि कस्टम्स ने भी कुछ कार्रवाई की है पिछले दिनों, कुछ 8 करोड़ रुपए के नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ पकड़ी हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। गाड़ियाँ नहीं है, सिर्फ गाड़ी है, एक गाड़ी है। हम गरीब लोग ये नहीं सोच सकते ना। अभी कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने साल 2026 की पहली कार्रवाई मॉडल टाउन के एरिया में की है, और वहाँ से रोड पर से जो है वो एक गाड़ी मर्सिडीज़ को जो है वो तहवील में लिया गया। उसका मॉडल 2017 बेंज मॉडल की गाड़ी है, वो अपडेटेड भी है और लग्जरी गाड़ी भी है। उसकी जो मालियत है कस्टम्स की जानिब से बताई गई कि वो 80 मिलियन, मतलब कि 8 करोड़ की वो गाड़ी है। उसको वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, तो आप समझ लें कि 8 करोड़ की गाड़ी कौन रखता है और कितनी बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है, और उसके पीछे प्रेशर कितना होगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है और दीगर और प्रेशर्स भी होते हैं जिनको ये लोग फेस करते हैं, हमारे कस्टम्स के लोग। तो वो गाड़ी जो है वो अब कस्टम्स हाउस में मौजूद है, मैंने ख़ुद वहाँ पर जो है वो रिपोर्ट भी किया है, और वो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई के बाद आपका लीगल जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाएगा, ऑक्शन कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में 5-6 करोड़ की गाड़ी जो है वो कोई आप ले रहे हैं, फिर वो गाड़ी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए कमेटी तश्कील दे दी गई, ठीक है, ले लेंगे, उसमें बैठने आप जो है वो पार्ट लेंगे ऑक्शन में, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हम ले लेंगे। हमें प्लीज़ राइट दीजिएगा ज़ुहैब साहब, उसके बिल्कुल आपको भी राइट, ठीक है। अच्छा ज़ुहैब, ये बताइए, मलिक रिजवान हाथ साहब बैठ रहे हैं, ये मलिक साहब कह रहे हैं तो गल्ला करो, बिजनेसमैन है,
पॉलिटिशियन बाद में, मलिक साहब बेसिकली बिजनेसमैन। वही मैं कह रहा हूँ ना, मलिक साहब जो हैं वो उस मेरा कोई बिजनेस आप साबित कर दें जो मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना। ये मलिक प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, किराए पे प्रॉपर्टी जरूर दी हुई है, बाकी मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है इस वक्त। अच्छा बिजनेस नहीं होगा लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन जरूर है। अच्छा एक्यूमेंट रखते हैं, बिजनेस एक्यूमेंट रखते हैं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, बिजनेसमैनों के साथ दोस्ती है, ठीक, हाँ उनके दरमियान बैठता हूँ मैं। हाँ उनको बिजनेस के टिप्स देते हैं मलिक साहब कि ऐसे नहीं तो ऐसे करें। मलिक साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे इनसे और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमसे बात हो रही थी, वाकई एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। नहीं आप ऑन द रिकॉर्ड करें मियां साहब, अपना मलिक साहब ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करें, खुले आदमी। हमने पहले तफसीलन गुफ्तगू की है, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ जरा हम बात कर लें, बड़ा कम मौका मिलता है आपसे बात करने का। अच्छा ज़ेब साहब, शहर की सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, डस्ट फ्री रोड्स, और हम सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं, बजट्स भी पूरा शहर टूटा हुआ है और आप दो प्रोजेक्ट्स को इंतजामिया को लेकर जो है वो उस पर हावी कर देते हैं। मैं बिजनेस एवेन्यू बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। सवाल तो कंप्लीट होने दें, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। नहीं मैं ये सवाल पूछ रहा था कि दीगर जो मलिक साहब के घर के पास हास रोड अब आज तक नहीं बना, कितना अरसा हो गया, आज तक नहीं बना। एक पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं मुदस्सिर नकवी साहब, उनके घर का ऊपर का रोड नहीं बन सका। मुझे बताएं कि वो टिकट होल्डर है, हमेशा पीपल्स पार्टी टिकट देती है। मलिक साहब को पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने टिकट दी, उनके घर के साथ वाला रोड नहीं बना, इन्हीं के कास्ट के नाम के ऊपर है हांस रोड, ठीक है, वो रोड नहीं बन सका। उसके अलावा और बहुत से रोड्स हैं जो शहर के टूट फूट का शिकार है। ये वो रोड्स हैं जो अवामी नुमाइंदों के बिल्कुल घरों के पास हैं या घरों के ऊपर हैं। अच्छा प्रायोरिटीज़ भी हो सकती है ना कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो किस जगह को प्रायोरिटाइज कर रही है, उसने उस प्रोजेक्ट को देखा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। रोड के ऊपर रोड है वो 6 नंबर के बिल्कुल ऐसे जी, मतलब हमने बहुत मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ मेन वहाँ से ट्रैफिक होती है। हाँ जी, वो हब है। तो कितने अरसे से वो टूट फूट का शिकार है? बहुत सालों हो गए। लास्ट टाइम गिलानी दौर में बना था, फिर एज ए चेयरमैन मैंने टफ टाइल लगवाई थी वहाँ पे, लेकिन वो बाद में जो तरक्याती काम होते हैं, अभी गैस के पाइप डले हैं, पहले और पाइप डले, तो वो सारा बेड़ा गर्क हो गया उसका मजीद, और बड़े अरसे से यही पोजीशन है। अच्छा मलिक साहब, वो हम जो बात कर रहे थे कि इस वक्त जैसे मैंने ज़हीर साहब ने प्रीएम्प्ट कर लिया मेरा सवाल, मैं कुछ और सवाल पूछना चाह रहा था कि लैप्सेस मौजूद होते हैं जहाँ पर भी तरक्याती काम हो रहे होते हैं, आप उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए कि कहाँ कहाँ पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, और एज अ पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? जहाँ तक मैं विज़िट करता हूँ, हमारी शायद ही कुछ गलियाँ बनी हो, गलियों का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अंदरून मेन रोड, इन्होंने मेरे रोड का तो पॉइंट आउट किया, लेकिन अपना रोड शाह बदर रोड का उसकी हालत देख लें, उसकी इनके अपने घर की तरफ जो जाता है, आप कौन सा रोड आप उठाएं, जो रोड उठाए वही उसकी वही हालत है। रोड पे भी आ जाता हूं, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। मैं तो चाह रहा था कि मलिक साहब एमएनए बने। नाज़रीन ब्रेक के बाद इस पे मजीद तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस कहाँ लैप्सेस मौजूद हैं, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं, कुछ बेशतर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। मलिक साहब से भी इनकी इस हवाले से राय देते हैं। जी मलिक साहब, बताइएगा कि कहाँ कहाँ लैप्सेस मौजूद हैं और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि मेन रोड जो है उन पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है और बन रहे हैं। बोसन रोड भी अब एक्सटेंड हो रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है इस साल। ख़ास तौर पे मॉडल टाउन से जो सऊचो तक, वो बहुत कमाल की डेवलपमेंट है। तो ये पूरा बोसन रोड ऐसे होना चाहिए, मॉडल रोड जिस तरह मॉडल टाउन वाला रोड है, क्योंकि हमारा मुल्तान का मेन रोड यही है। पूरे मुल्तान का जैसे फिरोजपुर रोड है सबसे बड़ा लाहौर का, मुल्तान का यही रोड बनता है। तो इस पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। खानेवार रोड का बहुत ज़्यादा मसला है ट्रैफिक का, वो बहुत छोटा रोड है, वहाँ पे जो भी जाता है फंस जाता है, ख़ास तौर पे दोपहर के टाइम तो बड़ा हाल ख़राब होता है। उसको एक्सटेंड होना चाहिए। ये मेन प्रोजेक्ट्स है हमारे। इसके अलावा साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है इस वक्त पूरे मुल्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, उस पर काम भी हो रहा है। कोई डाटा भी पिछले दिनों मांगे। अब मेरी यूसी में सिर्फ जो मेरे घर की यूसी है, 5 पीपल पार्टी के जो लगाए गए थे ये अपना फिल्ट्रेशन प्लांट, उससे एक भी नहीं बढ़ा। प्राइवेट लोगों ने लगाया है, इसमें कोई शक नहीं है, आम पब्लिक के लिए प्राइवेट लोगों ने लगवाए हैं, लेकिन सरकारी सत्ता पे सिर्फ 5 मौजूद थे और उसमें कोई इजाफा आज तक नहीं हुआ पीपल पार्टी की गवर्नमेंट के बाद, ठीक है ना, 2013 के बाद। उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लाइनों का भी मसला है। कुछ नवाबपुर रोड पे इन्होंने नई लाइनें बिछाई हैं साफ़ पानी की, लेकिन उसमें अंदर लिंक्स गलियों के अंदर नहीं है। हर तरफ यही मसला है, पानी का, सफाई का। इसमें कोई शक नहीं है कि साफ़ सुथरा पंजाब ने बेहतरी हुई है, लेकिन सफाइयाँ फिर भी नहीं है। अमला बहुत कम है। एक यूनियन कौंसिल का अगर 20-22 बंदे का अगर अमले पे वो है, अपना टीम है,
तो वो पूरी नहीं होती, वो मेन रोड्स को ही साफ़ करती है, ठीक है ना, वो भी लिंक्स रोड को साफ़ नहीं करती। मतलब ये बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। हॉस्पिटल मेन मुल्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन छोटे छोटे हॉस्पिटल होने चाहिए थे। हर यूसी लेवल पे एक हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। अब हमारी यूसी नीलकोट की जो आबादी है ना, वो मेरे ख्याल में 1.25 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी इस तरह का मौजूद नहीं है। एक आध कोई 1-2 प्राइवेट छोटे छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सेहत का बहुत ज़्यादा इस वक्त मसाइल है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर, शुगर, आपको पता है कि पाकिस्तान टॉप पे है इस वक्त। ये वो मसाइल हैं जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद हल हो सकते हैं। लोकल बॉडीज़ के मसाइल हैं जो अगर आम लोग जाके दहलीज पे, क्योंकि आपके मौजूद होते हैं, आपके मोहल्ले का ही आपके साथ काउंसलर मौजूद होते हैं, आप उनको जाके कहते हैं यार हमारा ये मसला हल करा दें। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में सुना जा रहा है कि होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के उस हवाले से क्या तैयारी हैं? सबसे पहले तो मैं लोकल गवर्नमेंट की आपने बात की है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। पीपल पार्टी के उसकी पे आता हूँ। लास्ट टाइम 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, लेकिन 2017 तक उसको हलफ बर्दारी भी नहीं हुई, ठीक है ना। उसके बाद 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आई, मैं खुद उस वक्त चेयरमैन था, तो खान साहब ने आके उनको तहलील कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। फिर 2021 में 2 महीने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहाल किया गया, सिर्फ 2 महीने के लिए। तो वो सारा टर्न्योर ऐसे ही ज़ाया हो गया। अब अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने हैं तो वो हकीकी अगर इलेक्शन करा सकते हैं तो कराएं। वो आम बंदे की नुमाइंदगी हो उसमें, वो पावरफुल इदारा हो जो कुछ काम करवा भी सके। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, या वैसे, उससे बेहतर है कि ना कर रहे हैं। नहीं, वो जो नया एक्ट आया है उसमें क्या किस तरह की पावर्स हैं काउंसिल के पास? और ये तो गैर मेरे ख्याल है जमाती होगा। गैर जमाती हो रहा था, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है उसमें। अब जमाती अपना पार्टी बेस होगा इलेक्शन, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन उसमें फिर मेरी बात हुई है कि अगर आपने बड़े बड़े कमिश्नर या डीसी को अगर आपने इख्तियारात देने हैं, या एडीसीआर को देने हैं, या जिसको मर्जी देने हैं, ठीक है ना, मैं मखसूस नाम किसी का नहीं लेता, उस तरह अगर इलेक्शन कराने हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम के पास पावर होनी चाहिए, काउंसलर्स के पास पावर होनी चाहिए। मुशर्रफ का सिस्टम बहुत बेहतर था पिछले सिस्टमों से पहले, उसमें कुछ ना कुछ पावर्स थी, ठीक है ना, काम करवा सकते थे। अगर फंड्स मिलते पिछले 5 साल में, 2015 में 15 से 20 तक ये चलना था, ठीक है ना, 21 तक चलना था। अगर पावर्स होती तो आज जितने मसाइल बन चुके हैं ना, गलियां मोहल्लों के काम नहीं हो रहे, वहाँ पे गलियां टूटी हुई हैं, पानी का सिस्टम नहीं है, सफाई का सिस्टम नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो वो ना होते आज। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कराने हैं तो पावरफुल तरीके से हों, उनके पास हों। MNA MPs का काम ही नहीं है कि ये इलाकों के काम करें। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की जब भी हम बात की जाती है कि ऊपर से जब तक नीचे लोकल गवर्नमेंट तक पावर्स नहीं आएंगी तब तक हमारा मुल्क जो है उस तरह तरक्की नहीं कर सकता। और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन कराए जाएंगे और जो पावर्स दी जाएंगी वो उसमें आवाम के लिए फ़ायदेमंद होंगी। MNA MPs जाएँ, जाके लेजिस्लेशन करें। पीपल पार्टी की आपने बात की, तो पीपल पार्टी बिल्कुल पुरज़म है इंशाल्लाह। हर तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अगर इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह हम भरपूर अपनी नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। हर हल्के में, हर यूसी में, हर वार्ड सतह पे। अगर वार्ड सतह, इस तरह वार्ड तो नहीं हो रहे, लेकिन काउंसलर्स, ज़ाहिर है काउंसलर्स बनने ने, तो इंशाल्लाह उसमें हम भरपूर की तादाद करेंगे। तो हम लोग जब से मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स का पढ़ना शुरू किया है तब से हम सुन रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा वो बनाया जाएगा, बहुत अहम है। हमने कुछ इस पर काम भी देखा, पिछले अदवार में हुआ था, लेकिन फिर अब वो नहीं हो रहा। तमाम पार्टीज़ जब भी यहाँ पर आके पॉलिटिकल अपनी कैंपेन्स करती हैं तो उसमें ये बात लाजमी की जाती है। इस वक्त तो एक फ़िज़ा भी इस तरह की है ना कि सूबों की बात की जा रही है, काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबे बनाए जाएँ, एक से ज़्यादा सूबों की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी के एक तो इस पर मौक़िफ़ क्या है और आने वाले साल में हम क्या तवक्को रख सकते हैं 2026 में? 2026 आने वाला साल नहीं है, अब शुरू हो चुका है। जी ठीक है ना। आने वाला साल तो 27 होगा। हाँ जी। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, लेजिस्लेशन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में नून की मौजूद है, ठीक है ना। सिंपल मेजॉरिटी तो है आई थिंक पंजाब में, तो आई थिंक ज़ोइब साहब 2/3 है ना पंजाब में नून की। अगर हम बात करें पंजाब असम्बली में, नहीं भी उनके पास सादा अक्सरियत नहीं है। सादा अक्सरियत है, 2/3 नहीं है। ठीक है, पंजाब में भी 2/3 नहीं है। पंजाब में सादा अक्सरियत अब जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके बाद उनको हासिल। ओके, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी पंजाब के अंदर भी ज़रूरत है, मरकज़ के अंदर भी ज़रूरत है, ठीक है ना।
और बाकी वो भी पीपल्स पार्टी तो formalities हमेशा भी क्लेम है, करती है ठीक कि ना? पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत जो है वो नहीं बनाई जा सकती, और पीपल्स पार्टी ने अगर हाथ खड़े कर दिए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे इस वक्त इत्तेहादी हैं फेडरल में, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, सूबा बनाने के लिए। सबसे पहले तो मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा अभी तक कि इस तरह का कोई होगा, लेकिन सूबा एक बने या ज़्यादा बने, इंतज़ामी बुनियाद पे हमें अशद ज़रूरत है। इस वक्त आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी तक हम 1947 में जो सूबे थे वही खड़े हैं, वही सारा कुछ खड़ा है। तो सूबे तो बनने चाहिए, बेशक एक बने, 10 बने, 12 बने, 12 सूबे पूरे पाकिस्तान की एक तजवीज़ आई हुई है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं तो उसको सेकंड करता हूँ कि वो होनी चाहिए, क्योंकि उससे आम बंदे के मसाइल हल हो गए। अगर आप इंडिया की बात करें तो उसके बाद कई सूबे बने हैं 47 के बाद, हमारे क्यों नहीं बनते यहाँ पे? सिर्फ एक जगह पे तख्त लाहौर की बात करेंगे फिर बात और तरफ निकल जाएगी, ठीक है ना। तो बात ये है कि सूबे बनने चाहिए। 7 करोड़ की हमारी इस वसेब की आबादी है, सराकी वसेब की, ठीक है ना। इसके लिए 7 करोड़ के लिए ज़रूरी है कि सूबा बने। अच्छा, इसमें ना मवाजना कर लेते हैं कि अभी हम सूबा नहीं बनाया जाता है और आबादी इसी तनासब से बढ़ती जाती है, तो क्या नुकसान हो सकता है, और अगर सूबा बना दिया जाता है तो किस तरह का फ़ायदा होगा? ज़रा अगर नाजरीन के लिए भी हम मवाजना कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। डेवलपमेंट के काम यहीं से होंगे बजाय इसके कि लाहौर से फ़ंड हैं, ठीक है ना। इसी तरह सेहत के मसाइल हैं, अपना वसाइल की तकसीम है, जॉब्स के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जो इजीली आप यहाँ पे देखें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लाहौर में ज़्यादा हैं। अगर सूबा बन जाता है, मुल्तान उसका मरकज़ बनता है या बहावलपुर बनता है या जो भी बने, कम से कम इस वसेब में तो लोग आएंगे ना आगे, इसमें जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारे मामलात होंगे। सेक्रेटरीट हमारा अपना होगा, यहाँ पे हर बंदा काम के लिए उसको लाहौर जाना पड़ता है, फाइनल अथॉरिटीज़ वहीं बैठी हैं, सारी सेक्रेटरीज हजरात वहीं बैठे हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये तो ज़रूर होनी चाहिए। वसाइल की तकसीम में सारे पहले उधर जाते हैं फ़ंड, फिर इधर आते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब हम देखते हैं लाहौर कितना डेवलप्ड है हमारा। आप लोग अभी तो पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहादी है, और इस रीजन में साउथ पंजाब में भी एक खासी नुमाइंदगी रखती है पीपल्स पार्टी, तो इस हवाले से कितनी आवाज़ उठाई जा रही है? इत्तेहादियों के इनको क्या कहा जा रहा है, और इस पर कोई अभी हम नज़र नहीं आ रही? कोई प्राइवेट लोग तो बात कर रहे हैं सूबों के ऊपर, लेकिन हुकूमती सतह पर इसके ऊपर कोई बात नज़र नहीं आ रही। अगर आप बात करें, हम गिलानी फैमिली मेन हेड कर रही है साउथ पंजाब को। गिलानी साहब ने खुद इसकी बुनियाद रखी असम्बलीज के अंदर। प्रैक्टिकली जो इब्तदा हुई वो गिलानी साहब ने अपनी गवर्नमेंट में की। जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें जनूबी पंजाब की सराकी वसेब के सूबे की बात की। उसके बाद आप उठा ले अली हैदर साहब को, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर पिछले साल मेरे ख्याल में 2 दफ़ा आवाज़ उठाई और तहरीक भी जमा कराई उसकी, ठीक है ना। आप अब्दुल कादिर गिलानी साहब की बात करें, उनकी सबसे पहली तकरीर उठा लें, उन्होंने इसी पे बात की। अली मूसा की बात करें, अली कासिम बाद में बन के गए, उनकी भी पहली तकरीर और पहला उन्होंने जो वो किया वो जनूबी पंजाब पे किया, सराकी जनूबी पंजाब पे किया। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मज़ीद जो आने वाला साल, अब 2026 का जो साल है वो आ चुका है, उसको किस तरह देख रहे हैं साउथ पंजाब की सियासत के हवाले से। जनाब से ये बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स के लिए साल किस तरह का रहा, और जो हम जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो वो क्या तवक्को रख रहे हैं कि साल बन जाएगा सूबा, या उसके लिए कोई ना कोई काम शुरू होगा, आगे कोई बातचीत शुरू होगी। लेकिन मलिक साहब ने ये कहा कि बज़ाहिर इस वक्त कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ज़ोहैब बुखारी साहब, आप ये बताइएगा कि 2026 इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किस तरह का रहेगा? FPR को क्योंकि आप कवर करते हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई शरह सूद में कमी की जाएगी या क्या किया जाएगा, कुछ इकनॉमिकली बताइएगा। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट की जानिब से और ताजिर बरदरी की जानिब से एक मुतालबा जो है वो इस वक्त तक भी मौजूद है कि जो पॉलिसी रेट है, जो शरह सूद है, उसको आप सिंगल डिजिट पर जो है वो लेके आए। तो वो इसका मुकाबला जो है वो हमारे रीजन से करते हैं, मतलब कि वो इंडिया से करते हैं, वो चाइना से करते हैं, वो बांग्लादेश से करते हैं, कि वहाँ पर जो पॉलिसी रेट है, शरह सूद है, वो सिंगल डिजिट पर मौजूद है, वो 4 या 5 के करीब राउंड अबाउट यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट बात करती है कि अब सूरत हाल बेहतर है, स्टेबल है, महंगाई की शरह में कमी है, तो फिर आप यहाँ पर जो पॉलिसी रेट है, शरह सूद है, उसको कम क्यों नहीं करते? तो इस वक्त क्योंकि लास्ट टाइम जो स्टेट बैंक का इजलास हुआ था
तो मुल्क में जो शरह सूद थी तो उस वक्त 11% पर मौजूद थी, तो 500 मतलब कि उन्होंने पॉइंट्स को जो है वो कम किया था। तो इस वक्त हमारे मुल्क में जो शरह सूद है, जो पॉलिसी रेट है, वो 10.5 पर जो है वो मौजूद है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, ये शरह सूद जो कि 20 से भी प्लस थी, अब वो चीज़ें जो हैं वो कम होकर अब इस तरफ आ गई हैं। तो इसका जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट को एक एज तो है कि शरह सूद में कमी हो रही है। अब अगले इजलास में उनकी ये तवक्को आया था कि आप थोड़ा थोड़ा कम करके इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आ जाएं, जो ताकि हम अपने रीजन से जो है वो कम्पीट कर सकें। और यही मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि जो बिजली की जो कीमतें हैं उसमें भी आप हमें दुनिया के साथ जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जैसे इंडिया में बिजली की कीमतें हैं, जैसे चाइना में बिजली की कीमत है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ख़ास एक प्राइस जो है वो मुख्तस की जाए ताकि अपनी सूरत हाल को जो है वो बरकरार रख सके, सब्सिडाइज किया जाए बिजली की कीमतों को। ठीक है, वो कहते हैं कि आप हमें रीजन के साथ कम्पीट जो है वो करें, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो इन्हीं ममालिक के साथ है ना ज़्यादातर। तो हमने अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाना है और इंपोर्ट से कम करना है। मतलब कि हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर दें और कम से कम चीज़ें हम जो है वो बाहर से मंगवाएं, ताकि हम अपना ज़रा मुबादला जो है वो अच्छा जो है वो कमा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी, और बेहतर यही है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। तो एक्सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर से जो है वो मुंसलिक है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त हमारा कुछ बुरानों का शिकार भी है। अब आप ज़रा इसको देख रहे हैं ना, पावर लूम इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी बदहाली का शिकार है पावर लूम इंडस्ट्री। जहाँ एक इंडस्ट्री में जो है वो मैं समझता हूँ कि 20-20 लोग भी काम करते थे, अब वहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। अगर एक जगह पर जो है वो 6 लूमें हैं तो एक वक्त में वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 लूमें जो हैं वो चल रही हैं, बाकी लूमें जो हैं वो बंद पड़ी हैं। और कुछ हजरात ने तो अपनी लूमें जो हैं फ़रोख्त भी कर दी हैं, क्योंकि भारी बिजली के बिल हैं, उसके बाद सूती धागे की कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है जब जिसको एडवांटेज नहीं हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है वो अपना कारोबार बंद कर देगा, वो अपनी लेबर को कम करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है कि साल 2026 जो है वो अच्छा साल साबित होगा इंडस्ट्रीज के लिए और सनअतकारों के लिए एक मुफीद साल साबित होगा, और जितनी भी उनकी तवक्कुआत हैं वो पूरी की जाएंगी। आईटी पार्क मुल्तान, आप बारहा इस बारे में कर चुके हैं, और आवर नहीं योर फेवरेट टॉपिक, एंड आप भी मेरे साथ उसी अंदाज में। बिल्कुल, अगर इसमें अच्छा अगर बन गया क्रेडिट फिर आप नहीं लेंगे? नहीं, अगर बना दिया जाता है तो अल्लाह करे बन जाए, अगर बेहतर है। और आप इसमें अगर वो सुन रहे हो मेरी बात, अली कासिम गिलानी साहब, हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि वो हल्के में काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स ये नहीं है कि आप पोस्तियों में जाएं और शादियों पे जाएं। मेरे ख्याल में सियासत की जो थीम है वो चेंज हो चुकी है। अब वो बिरयानी सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अगर आप किसी का दरवाज़ा नॉक करते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक आता है, मेरे पुत्र की नौकरी लगा दो। तो वहाँ पर जब आप हाथ खड़े करेंगे तो फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप उनकी शादी में भी जाएं, आप उनकी खुशियों में भी जाएं, आप उनकी गमी में भी जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब जिसके घर में उसके बच्चे भी बेरोज़गार बैठे होंगे तो उसका कोई परवाह नहीं उसके घर के आगे सड़क टूटी हुई है या कुछ भी है। तो एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो भी इसे डिनाई नहीं करेंगे, मुल्तान आईटी पार्क एक मंसूबा था और पूरी कैंपेन थी NA 148 की इसी चीज़ के ऊपर, और मेरे ख्याल में कोई और मंशूर नहीं था उसमें। तो वो बाकी तो सारे मंशूर रवायती थे, जनूबी पंजाब सूबा भी और फलाना और ढिमकाना भी, लेकिन ये इनका एक मेन एक नारा भी था और बड़ी नौजवान नस्ल ने उनका साथ भी दिया। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उनसे भी मैं उस पर आ जाता हूँ, फिर मलिक साहब को भी जी मैं पूरी एक हिस्ट्री जो है ठीक उसको बता दूँ। मलिक साहब खुद इस चीज़ के बड़े हामी भी हैं कि आईटी पार्क जो है वो बनना चाहिए, बड़े अहले इल्म हैं। मलिक साहब का तो हल्का भी शहर का हल्का है, और यहाँ शहर के हल्के में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिलता है। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो एक बड़ी बात है कि शहर में इलेक्शन लड़ना और जहांगीर तरीन का मुकाबला करना, आमिर डोगर साहब का मुकाबला करना, तो ये बड़ा एक मामला था। खैर बात फिर कहीं और निकल जाएगी, फिर हम आते हैं आईटी पार्क के ऊपर। तो आईटी पार्क मेरे ख्याल में की ज़रूरत नहीं है। मुल्तान आईटी पार्क अब नागुज़ीर हो चुके हैं। ये इस एरिया के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक इतनी बड़ी ज़रूरत है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। मुल्तान का, साउथ पंजाब का नौजवान आरफा क्रीम टावर्स में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, रावलपिंडी में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ IT सेंटर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और मैक्सिमम लोग इसी साउथ पंजाब से हैं। आपको स्किल्ड जो नौजवान है वो उसी खित्ते का नज़र आएगा।
लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और दीगर और शहरों में। और उनको यहाँ पर अपने घर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। जाहिर सी बात है, कौन प्रदेश में काम करना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, जब उनको फैसिलिटी यहाँ मिलेगी तो उसका एक तो घर का खर्चा बचेगा, उसको खाने पीने का खर्चा बचेगा, उसके फ्यूल बचेगा, उसके और बड़े मामलात बचेंगे। जब ये चीज़ें बचेंगी तो जाहिर सी बात है वो फिर वो कुछ जो है वो जमा भी होंगे और उसको उसका एडवांटेज भी होगा। तो अली कासिम गिलानी साहब, और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब लास्ट टाइम योम तासीस था पीपल्स पार्टी का, तो अली कासिम गिलानी ने एक बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में एक अनाउंसमेंट की थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से 1 अरब रुपये जो है वो मुल्तान IT पार्क को दिया गया और शुरा की जानिब से वहाँ पर तालियाँ भी बजाई गई। उसके बाद हमने देखा, मैं बड़ा शॉर्ट सा कर रहा हूँ इसको, फिर उसके बाद जो है वो एक इजलास भी हुआ, कमिश्नर मुल्तान ने उसको हेड भी किया, IBA करके जो वाइस चांसलर है वो भी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये IT पार्क जल्द से जल्द मुल्तान के अवाम के लिए बनाया जाएगा। सैयद ज़ोहैब बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मुल्तान के कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और 2026 का जो साल है जब शुरू हो चुका है वो आप किस तरह का एक्सपेक्ट करें। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमने आपसे बात की, बड़ा लाइट से अंदाज में आपने गुफ्तगू की और बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक मज़ीद कुछ नए गेस्ट होंगे और एक नया टॉपिक होगा, तो उस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आपको प्रोग्राम का पहला हिस्सा पसंद आया होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर गुफ्तगू करनी है जो आजकल हर किसी का मसला है, वेट लॉस। कहा जाता है कि हर अरूज को ज़वाल है, एक दफ़ा आपके पास शोहरत आ गई तो वो वापस जा सकती है, दौलत आपके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है तो वो भी आपसे अल्लाह ताला जो है वो ले सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर आपका वेट ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना एक अज़ाब बन जाता है। इसको किस तरह कम किया जा सकता है और मोटापे के साथ जो मुंसलिक बीमारियाँ हैं जो उसके साथ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, ख़ास तौर पर होम्योपैथी में इसका किस तरह का इलाज मौजूद है। तो इन सब पे तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल नवाज़ साहब जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा जनाब, मोटापा अगर होम्योपैथी में इसको मैं आपसे गुजारिश करूँ कि डिफ़ाइन कीजिएगा, तो मोटापे को होम्योपैथी किस तरह डिफ़ाइन करती है? बेसिकली जो है ना, होम्योपैथी को स्पेशल तरीके से अपना इसका एक तरीका अंदाज है इलाज का। ठीक है। तो उस तरीक़ा से इसका इलाज करती है। तो बाकी तो ये है कि जो मोटापा है, ये देखें आजकल के लिए एक नौजवान नस्ल है, ख़ुसूसन ख़वातीन जी, वो एक फोबिया बना हुआ है बेसिकली। तो वो उनकी कोशिश होती है कि चाहे वो मर्द है या औरत है, उनकी कोशिश हम स्मार्ट हों, अच्छे लगे। कॉस्मेटिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं। फिर इसके अलावा जिस्मानी ज़ाहिर तौर पर इंसान एक बदहसा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि इसका जो इंटरनल इफ़ेक्ट है वो जिस्म के अंदरूनी अज़ा पर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। लेकिन हम जो ग़िज़ा खाते हैं अगर वो हज़म नहीं होती, सही तरीके से नहीं लगती, उसकी वजूहात और हैं। लेकिन जब वो मोटापा हो जाता है तो वो जिस तरह बाहर से बदवज़ा हो जाता है, इस तरह अंदर के अज़ा जो उनका एक ख़ास फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, और ये भी बताइएगा कि इसके साथ रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी हैं जो मोटापा? हाँ, मैं इसी चीज़ पर आ रहा था। अब जैसे जो है ना, जैसे मोटापा होता है, इसमें इफेक्ट जिगर पे होता है, जिगर पर चर्बी बन जाती है, फैटी लीवर जिसे कह देते हैं, वो भी हो जाता है। फिर देखें ये जो है ना, हमारा जो है ना पूरे जिस्म का ताकत का इन्हिसार ब्लड पर है। अगर ब्लड में चर्बी ज़्यादा होती है तो खून की नालियों में जमना शुरू हो जाती है, और खून की नाली में अगर जमती है तो उसका असर हार्ट पर आ सकता है, बिल्कुल, उसका दिमाग पे भी आ सकता है, जिस्म के अज़ा पर जिस्म सुस्त हो सकता है, ब्लड प्रेशर हमारा या तो लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो ये इफ़ेक्ट्स हम पर पड़ते हैं, और इन्हीं वजह से जब हम इनके और अलहदा दवाइयाँ खाएँगे, चीज़ें खाएँगे, तो उनकी वजह से हमारे गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। और कोई मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं इस पर, जिस्म पर मोटापे होने के। और ये जो है ना सेहत बिगाड़ है इसमें। अच्छा, इसमें अगर हमें कोई बीमारी हो और इसके साथ रिलेटेड नहीं हुई और हमें महसूस हो रहा है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो हमें होम्योपैथिक या एलोपैथिक के इलाज की तरफ या दवाइयों की तरफ क्यों जाने की ज़रूरत है? हम थोड़ा सा अपने खुराक को कम करें और एक्सरसाइज ज़्यादा कर दें तो इससे भी तो वज़न कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले तो ये देखें ना कि मोटापा होता क्यों है। जी, सबसे मेन मसला यही है। मोटापे की एक बड़ी वजह जो है ना, वो हमारा ओवर ईटिंग है। चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तली हुई चीज़ें, और इस तरह बेकरी आइटम्स हैं जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें,
ये हमें जो है ना ये डिस्टर्ब करती है। ठीक। इसके अलावा जो है ना वो मेटाबॉलिज्म इंसान का वो अगर बिगड़ जाए, हार्मोनल इफ़ेक्ट है। औरतों पर तो ज़्यादातर हार्मोनल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें उनके जो है ना अंदरूनी अज़ा जो है ख़वातीन के, उनका डिस्टर्ब होना, वो भी हमारा इस पर मोटापे पे बहुत असरअंदाज होता है। ठीक है। अब हम जैसे अब ग़िज़ा खाते हैं जिसमें फैटी चीज़ें, जैसे कि हम ऑयल से बनी हुई चीज़ें हैं या ये है, या बारीक आटा है, जैसे मैदा जिसे हम कहते हैं, तो वो मैदा जो है ना वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, इस तरह एक सबसे अहम बात यह है कि इंसान का एक जिस्म है जो कि काम करता है, इसको तवानाई की ज़रूरत है और वो अपने आप को संभाल के रखता है, उसके लिए हमें ग़िज़ा की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये ग़िज़ा अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारा जिस्म उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं करता, स्टोर करना शुरू कर देता है, वो स्टोर हो जाता है। अगर वो ज़्यादा स्टोर होता है तो फिर वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये चर्बी कन्वर्ट होती है तो फिर जिस्म में वो बाहर निकलने के बजाय अंदर फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस तरह आपके और अज़ा में भारीपन आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये इंसान को मोटा कर देती है। ठीक। अच्छा, इसी तरह जो है ना हार्मोनल इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी हमारे जिस्म के अंदर सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ अज़ा हैं, हर अज़ा का अपना अपना फंक्शन है। तो ये जो हार्मोनल इफ़ेक्ट है ये हमारे उन फंक्शनों को भी डिस्टर्ब करता है। उन फंक्शन को डिवर्ट करने की वजह से वो फंक्शन सुस्त हो जाते हैं या सही काम नहीं करते हैं, तो वो कैलोरीज जो हमारी ग़िज़ा से बनती है वो कंज्यूम नहीं हो पाती। ठीक है। दूसरा, हमारी आजकल लाइफस्टाइल भी थोड़ा तब्दील हो गया। पहले हम लोग पैदल चलते थे, काम हार्ड ज़्यादा करते थे, आजकल हम वो मसला नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे हुए हैं, काउच पोटैटोस बने हुए हैं। तो इस तरह जो है ना ये हमारे जो अंदर हम ग़िज़ा खाते हैं वो कंज्यूम नहीं हो पा रही, वो खत्म नहीं हो रही, तो उससे जो चर्बियाँ पैदा हो रही है वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही है। इसमें आपने मेटाबॉलिज्म की बात की, जी। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में बताइएगा कि एक तो विद द पैसेज ऑफ एज अगर हम बात करें तो वो भी हमारा थोड़ा खाना हज़म करने का निज़ाम, उसमें क्या तब्दीली आती है, या इसकी वजूहात क्या होती है, मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं असल में? अगर क्योंकि आजकल तो यंग एज में बहुत ज़्यादा मसाइल शुरू हो गए ना मोटापे के। लाइफस्टाइल। ठीक है। बेसिक इसका जो है ना वो लाइफस्टाइल है। अब देखें, मैं बहसीत मुसलमान होने की एक छोटी सी बात करता हूँ, हम पे 5 नमाज वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, बिल्कुल, हम वो अदा नहीं करते। अब देखिए, नमाज में भी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज है हमारी, जी, अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक की है। देखिए, इंसान जो है ये अल्लाह ने बनाया है, तो हम कोई भी चीज़ हम अगर दुनिया की बनी हुई खरीदते हैं, एक छोटा सा मोबाइल आम चीज़ है, इसके साथ भी एक बुक मैनुअल आता है, बिल्कुल, ठीक है ना, मैनुअल बुक आती है, वो जब तक आप उसको मुताबिक चलेंगे मोबाइल भी अच्छे ज़्यादा बेहतरीन काम करता रहेगा। आप उससे हटेंगे तो आपका मोबाइल ठुस हो जाएगा। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, तो उसकी जो है ना मैनुअल बुक एक अल्लाह ताला ने भेजी है, और उसका अमली नमूना जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उन्होंने हर चीज़ को डिटेल तरीके से हमें समझा दिया। अब इस तरह ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सुबह जल्दी, रात जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठे, साफ़ हो, अपने आप को साफ़ करें, नमाज़ पढ़ें, फिर आप ज़िक्र अज़कार करें, कुरान पाक की तरफ गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सैर को जाया करते थे। बिल्कुल। अच्छा, और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो बिल्कुल यकसर ही हमने बदल दी है। हम रात को देर से सो रहे हैं और सुबह देर तक जो है वो हम उठ रहे हैं। रात को 12, साढ़े 12 बजे, 2 बजे जो है वो मामूल है कि हर घर की घंटी बजेगी और एक खाने का ऑर्डर आएगा और हम बैठ के खाएंगे और फ़ौरन उसके बाद सो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा अहम जो है कि सुबह के वक्त हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो ऑक्सीजन हमें प्रमोट करती है, हमें ताकत देती है, हमें जैसे किसी को एग्निशन मिलती है ना, वो हमें एग्निशन देती है, हमें वो जो ताकत है वो हमारे जिस्म के तमाम निज़ामों को दुरुस्त करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है जनाब, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मज़ीद भी करते हैं। इस पर कॉलर हमारे साथ एक लाइन पर मौजूद हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। भाई मेरा ना वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक तो है, ये मतलब कैसे कम होगा? अच्छा डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप इनकी कोई चीज़ें पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बेटा जी, इस तरह है कि आप ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है? मेरी एज 25-26 साल है। 25-26 साल है। आपको आपकी जो है ना ग़िज़ा वगैरह कैसे आप
किस तरह आप अपने आप को मेंटेन करती हैं ग़िज़ा के मामले में? ग़िज़ा के मामले में खाना तो मतलब इतना नहीं खाते हैं ना, जैसे कहते हैं लोग तली हुई चीजें खाते हैं, मैं तो वो भी नहीं खाती, वॉक भी करती हूँ, फिर भी वजन कम नहीं होता। अच्छा ठीक है। दूसरा, अब बहैसियत आप एक औरत होने के, आपको जो है ना वो एक औरतों का एक ख़ास सिस्टम है, उसमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। आवाज खराब हो गई भाई आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहैसियत औरत के आपके स्पेशल औरतों का एक सिस्टम है, मेंसेस सिस्टम, उसमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है जी? मेंसेस सिस्टम में डिस्टरबेंस तो नहीं है? आवाज मेरा नहीं ख्याल आ रही, है आपकी डॉक्टर साहब आवाज कोई नहीं आ रही। टेक्निकल ग्लिच है इसमें। अगर आप इसको जनरल कोई गाइडलाइन देना चाहें तो प्लीज वो गाइडलाइन दे बेटा, दीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आप एक किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें, उनसे मशवरा करें, वो आपसे काउंसलिंग करेंगे, वो आपसे पूरी आपके अलामात देखेंगे, आपकी शक्ल वजाहत, इसके मुताबिक होम्योपैथिक दवाई अपने आप को वो आपके लिए तजवीज़ करके देंगे। उसको अगर आपकी बीमारी ये पुरानी है तो उसमें 6 महीने लग सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, वरना 3 से 6 महीने तक जो है ना ये मामलात हल हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं जिनसे ये कंसल्ट करेंगी और फिर उनका मसला हल किया जा सकता है। जनरली जिस तरह डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हम आगे मजीद भी उस पर गुफ्तगू करेंगे, जिस तरह बता रहे थे कि अपनी सेहत का हमने ख्याल रखना है और सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, तो उस पर हमने अमल करने की ज़रूरत है। और आपका जो मखसूस अगर कोई मसला है तो वो एक डॉक्टर ही हल कर सकता है जिनके पास आपको जाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मजीद पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ सर्दियों में एक बहुत बड़ा मसला हमारे पट्ठों में दर्द, हमारे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ख़ास तौर पर जिनकी पहले कभी कोई हड्डी टूट चुकी हो उसमें शदीद दर्द दोबारा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है, इसका किस तरह इलाज किया जा सकता है और जिस्म में इससे जुड़ी मज़ीद जो बीमारियाँ हमारे मसल्स के रिलेटेड, हमारे बोन्स के रिलेटेड, ख़ास तौर पर ये जो इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स है, इस पर तफसील गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमाद यासिर, जो कि क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सर पे जाने से पहले, डॉक्टर साहब पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, हम उनका पहले सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। नाज़रीन, मेरा ख्याल है एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा आपकी सर्दियाँ किस तरह गुजर रही हैं? तो इस तरह का कोई दर्द या कोई इस तरह नहीं हो रहा? बेसिकली देखें, सर्दियों में ना हर पर्सन को कमर दर्द और घुटने में और जिस्म में दर्द महसूस होता है। उसकी बड़ी वजह होती है आपके सर्दी में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपको सर्दी से बचाने के लिए। उसके अंदर क्या है कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं आउटडोर की, बाहर चलने फिरने की, वो ख़त्म कर दी हैं। एक जगह बैठे हैं, कंबल में बैठे हैं, ना अपनी जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं, ना बॉडी को मूव कर रहे हैं। वैसे ही हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट हैं, हम मज़ीद उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मस्कुलर पेन्स जो हैं, आजकल देखें हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, ठीक है, जो भी ऑफिस वर्कर हैं, जो भी किसी तरह के लोग हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से मसल्स को रिच ब्लड नहीं मिलता जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों जो मसल को जाके एनर्जाइज करे। एनर्जी ना होने की वजह से मसल सुकड़ता है और पेन में चला जाता है। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा, नाज़रीन, एक ग्लिच की वजह से कॉल ड्रॉप हो गई है। जैसे ही दोबारा उनसे रब्ता होता है तो उनका हम सवाल लेते हैं। लाजमी जी, डॉक्टर साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। जी देखें कि हमारे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी के मसल टोन कम है, यानी कि मसल एक्टिव नहीं है, फुर्तीला नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये मसल टोन है तेज़, अब लोगों की मसल टोन वीक हुई हुई है क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी ना होने की वजह से मसल कमज़ोर होकर अकड़ जाते हैं। अच्छा, मसल्स के अंदर ये भी तो टेंडेंसी होती है ना कि बॉडी अपने आप को उस जितनी आप उसको एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो उस तरह हवाले से ट्रेन करते जाते हैं। अगर आप फिजिकल एक्सर्शन उस तरह नहीं करते तो मसल्स फिर रिलैक्स होना शुरू और वीक होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल कमज़ोर होता है तो अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है। आजकल लोअर बैक पेन बहुत कॉमन है लोगों को। वो किस वजह से हो रही है? टाइटनेस की वजह से। देखिए, हमारी स्पाइन और जो जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके अंदर, जैसे आप फॉर एग्जांपल हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, उसका काम हमें स्ट्रक्चर देना है। बिल्कुल। हमारी जो मूवमेंट है वो मसल्स ने करनी है। जब हमारे वो मसल स्टिफ होंगे, आप आगे झुकेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, दैट वाज मस्कुलर इशू। वो मसल्स कमर के जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। एक ये होती है भाग दौड़ करें, नो,
हमारी फिजियोथेरेपी में ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप बेड पर लेटकर आसानी से कर सकते हैं। हम उनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं, हम उनको आइसोटोनिक्स एक्सरसाइजेज कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पर्सन सीधा लेटे, टांगे इकट्ठी करे, अपनी कमर को ब्रीच करे, वो जितनी देर उठा के रखेगा उसके मसल्स में टेंशन आएगी। वो टेंशन होनी बहुत ज़रूरी है जो आजकल नहीं है। अच्छा, आप तो ये बता रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना नहीं चाहता रिहैबिलिटेशन के लिए, तो अभी तो ये वाले मसाइल हमने हल करने की ज़रूरत है। आप तो फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली, देखिए थोड़ा सा ना हमारा रेफरल सिस्टम बहुत कमज़ोर है। जिसका काम है उसके पास भेजना बहुत ज़रूरी है। अब सर्जरी हो गई, सर्जरी होना एक फर्स्ट मरहला है जो सक्सेसफुल इस पे एक्सप्लेन कीजिएगा। कॉलर को मैं ले लूँ, मेरा ख्याल है दोबारा हमारा राब्ता उनसे हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम आदिल अब्बास है जी। आदिल साहब, सवाल कीजिएगा। मेरा मतलब मोटापे का शिकार हूँ, इसके कमी का क्या वजूहत बता सकते हैं? मोटापे का आप शिकार हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या एज है आपकी? क्या वजन है? आवाज पीछे गुजारिश ये है कि पीछे आपके मेरे ख्याल है टेलीविजन की आवाज बहुत ज्यादा है, उसको कम कर लीजिएगा। मेरी उम्र 24 साल है, मैं जिला बखर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कितना वजन है आपका? 90 किलो। 90 किलो। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। इस तरह ये है कि आपका हो सकता है कि आपका ग्लैंड जो है वो सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, आप उसका टेस्ट कराएंगे, उस टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास अगर जाएंगे वो आपसे काउंसलिंग करेगा। उस काउंसलिंग में आपको जो है ना वो आपकी पूरी अलामात लेके फिर आपके लिए एक अच्छी दवाई तजवीज़ करेगा। उसके लिए आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा और वो मुसलसल आप कुछ अर्सा दवाई खाते रहेंगे। तो इस तरह जो है ना इंशाअल्लाह आपका जो है मसला हल हो जाएगा। ये हल तलब है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हल ना हो, तो ये हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपने डायग्नोसिस अपने करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर आपको कोई इलाज रिकमेंड करेंगे। दूसरा ये है कि आप एहतियाती तौर पर जो है ना अभी से अब ग़िज़ा पर आप तवज्जो दें, हल्की ग़िज़ा खाएँ। ये जो है ना बेकरी आइटम्स वगैरह ना खाएँ, तली हुई चीज़ें ना खाएँ, सुबह सैर करें। ये चीज़ें आप अपने तौर पर अडॉप्ट करें और इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जो है वो डॉक्टर से रब्ता करें और फिर वो आपका इलाज करेंगे। डॉक्टर हमाद, आप बात कर रहे थे इस हवाले से कि हम अभी तो हमारे मसाइल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास लोग नहीं जाते, तो एक्सरसाइजेस तो बहुत दूर की बात है जो फिजियोथेरेपिस्ट एक रिकमेंड करेगा। इसको एक्सप्लेन कर रहे थे आप। जी देखिए, हमारा ना जो रेफरल सिस्टम है ना वो बहुत वीक है। अब एक पर्सन जिसको जिस चीज़ की नीड है उसके पास अगर भेज दें तो पेशेंट को फ़ायदा होगा। अब हमारे पास ACL रिहेबिलिटेशन, घुटने का लिगामेंट होता है जो स्पोर्ट्स के दौरान टूट जाता है, उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद 3 to 6 मंथ उसका रेस्ट होता है पेशेंट का, ताकि वो चिपक जाए, हील हो जाए लिगामेंट। उसके बाद जो गोल स्टार्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। अगर पेशेंट उस टाइम पर फिजियोथेरेपी नहीं लेता, उसको रेफर नहीं किया जाता, तो लॉन्ग टाइम उसकी सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन ना उसका घुटना मुड़ेगा ना उसके मसल में वो ताकत आएगी, क्योंकि 6 महीने उसने रेस्ट किया है। ये जो क्वाड्रिसेप मसल है ना हमारे थाई के सामने वाला, ये सबसे मजबूत मसल है। इसी ने हमें उठाना, बिठाना, चलना, वॉक करना, सारे काम इसी ने करवाने हैं। उसकी हमने अगर स्ट्रेंथ सही तरीके से ना की तो लॉन्ग टाइम सारी ज़िंदगी पेशेंट को वो प्रॉब्लम रहेगी। अगर वो फिजियोथेरेपी की रिहेबिलिटेशन ले लेगा तो उसका जॉइंट भी नरम होगा, मसल भी ताकतवर होंगे और उसकी जो बेंडिंग की रेंज है ना वो बेहतर होगी। अच्छा, इसमें जैसे कुछ लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं या कैलिस्थेनिक्स करते हैं, कुछ दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं या ख़ास मसल को, क्योंकि वेट ट्रेनिंग में भी तो आप किसी खास मसल को टारगेट करते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं, तो फिजियोथेरेपिक जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो किस तरह डिफरेंट हैं उन वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से या कैलिस्थेनिक्स से? देखिए, फिजियोथेरेपी में सबसे पहले तो हम उसको असेस करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप आए हैं मेरे पास ना, आप कह रहे हैं कि मैं जब चलता हूँ ना तो मेरी थोड़ी सी ना लिंपिंग गेट है, मेरी जो टांग है ना वो थोड़ी सी ऐसे मुझे जोर से उठाकर रखनी पड़ती है। दैट वाज क्वाड्रिसेप वीकनेस। ओके, अब हमने स्पेसिफिक क्वाड्रिसेप को टारगेट करना है। दूसरा, कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि घुटने में दर्द होता है उठते बैठते ना, उसके अंदर हमारा एक मसल होता है क्वाड्रिसेप का, वास्टस मीडियालस ओब्लिक, VMO मसल कहते हैं। हम स्पेसिफिक उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। आपकी पटेला बोन को वो पास करके आपके सामने जाकर लग रहा है, उस मसल के अंदर स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है। अगर आप नी के पेशेंट हैं, हमारे पास जो नी के पेशेंट आते हैं, हम जस्ट एक मसल की स्ट्रेंथनिंग करवा लेना तो वो ठीक हो जाते हैं। हमें ये नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवानी पड़े, हर मसल की स्पेसिफाइड हो जाते हैं। हम फिजियोथेरेपी में हमें टारगेट करना होता है कि इनके कहाँ इशू है, किस मसल पे हमने वर्क करना है। ये होता है कि मल्टीपल टाइम में मल्टीपल मसल्स बहुत रेयर हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो,
कोई एक मसल ऐसा, फॉर एग्जांपल ये अपर मतलब कि ट्रेपीजियस मसल है ना, अब ये टाइट है एक साइड का, ये स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड मसल है हमारा ये वाला, अब ये एक साइड पे आप तकिया गलत रख के ऊंचा रख के सोए हैं तो ये टाइट हो गया। अब हमने स्पेसिफिक इसी मसल को टारगेट करके ठीक करना है। लेकिन वो जो दूसरी ट्रेनिंग्स करते हैं उसके अंदर वो अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा, मतलब देखें बॉडी की एक होती है एंडोरेंस। एंडोरेंस क्या होती है कि एक एबिलिटी एक पर्सन की कि वो उसमें थके ना, ठीक है। अब वो लोग अपनी एंडोरेंस पे वर्क करते हैं कि वो मतलब इतनी सख्त अपनी बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 kg वेट उठाना है, दैट वाज इजी फॉर देम कि वो आराम से उसको उठा लेंगे। हमने एंडोरेंस नहीं डेवलप करवानी, हमने स्पेसिफिक डिजीज जो उनको मसल से रिलेटेड हुई है, जॉइंट से रिलेटेड हुई है, उसको ट्रीट करना। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी एक बात की थी कि सर्दियों में एक तो खौफ दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है ना कि एक दफ़ा मेरी हड्डी टूटी थी, अब हर साल सर्दियों में मैंने उसका दर्द बर्दाश्त करना है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ज़ाती तौर पर अगर मैं बात करूँ तो मेरी माशाल्लाह 2 हड्डियाँ मैं बचपन में तोड़वा चुका हूँ, मुझे इस तरह का पेन नहीं होता, लेकिन अमूमी तौर पर ये शिकायत रहती है लोगों में। देखिए जब एक बोन ब्रेक होती है ना तो वो वीक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो टूट गई है। अब वो टूटी है, उसको सपोर्ट दे के एक जगह पर रखा है, लाइक उसको नेलिंग की है या जो भी उसके अंदर अगर रॉड डालना पड़ा तो वो डाला है, बोन आपकी वीक हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है कि वो आपको, जैसे सर्दियां आती हैं, सर्दियों में वो हिस्सा सेंसिटिव हो जाता है। जब एक चीज कहीं से टूटती है ना तो वो थोड़ी सी जरा मुहतात और सेंसिटिव होती है। सर्दियों में वैसे ही हमारी बॉडी जो है ना वो ठंड की वजह से सुकड़ती है, एक तो मसल सुकड़ता है, मसल सुकड़ने की वजह से एक तो उसका कंप्रेशन भी होता है, ठीक है, कि मसल ना फॉर एग्जांपल ये फीमर बोन है, किसी को खाना खास्ता ब्रेक हो जाए तो ये मसल भी थोड़ा सा सुकड़ेगा और उसके बाद वो हिस्सा सेंसिटिव होता है, वो ठंड को ज़्यादा महसूस करता है, इसीलिए लोगों को सर्दी में जो पेन है वो बढ़ जाता है। ये मेन रीजन होती है, एरिया कमजोर होता है और सेंसिटिव होता है। लेकिन वो तो हील कर गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, हील कर गया, लेकिन उसके अंदर वो जो डेफिशिएंसी है वो रहती है। ओके, ठीक है, क्योंकि अब देखिए हमने उस हिस्से को जो टूट गया था, अब देखिए कोई भी चीज़ टूटती है, हम उसको जब मतलब कि किसी भी चीज़ से बांधते हैं, करते हैं या चिपका देते हैं तो उसके अंदर एक चांस रहता है कि ये जो चीज़ है ना ये कमज़ोर है, कि एक वो चीज़, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आप अपने मसल की स्ट्रेंथ को ताकतवर रखें, आपके जॉइंट पे जोर नहीं जाएगा, आपकी बोन पे जोर नहीं जाएगा। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे आपने मसल स्ट्रेंथ की बात की, तो अगर किसी का मखसूस कोई अगर टांग टूटी थी या उसका हाथ की कोई हड्डी टूटी थी, तो वो अगर उसकी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देता है, मसल को स्ट्रेंथन कर देता है, तो उससे फिर उस दर्द से बचा जा सकता है। जी ठीक है, इसके ऊपर एक छोटी सी मैं एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका मैं सवाल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। एक ड्रॉप हो चुकी है लाइन जो है वो, कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। इस पर मजीद जो मैंने आपसे सवाल किया था उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आप कह रहे थे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आजकल ना घुटने का दर्द फीमेल्स में बहुत कॉमन है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके मसल क्वाड्रिसेप का वीक होना है। देखिए सबसे पहले जब फॉर एग्जांपल मैं बैठ के उठ रहा हूँ ना, मेरे क्वाड्रिसेप जोर लगा रहे हैं, मैंने अब सपोर्ट नहीं ली फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अब मेरे मसल के अंदर स्ट्रेंथ है, वो मसल जो है ना वो मूवमेंट की तरफ आ रहा है, मसल जोर लगा रहा है। होता क्या है विद द पैसेज घर की एडीएल्स, फीमेल्स कहती हैं हम सारे दिन तो काम करते हैं, दैट वाज नॉट मसल स्ट्रेंथनिंग, वो है एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आपकी बॉडी आपके साथ चल रही है, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। पर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उनका ये मसल जो है ना इसके अंदर सुस्ती आ जाती है, ये वीक होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि फिर फीमेल्स जो है या कोई भी मतलब मेल्स में भी है तो वो क्या है कि हाथ रख के उठ रहे होते हैं, बिल्कुल मसल कमजोर हो चुका है, अब जो काम है जोड़ पर आ रहा है, तो इसलिए जो मसल की स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये कॉर्ड्स की जो आप बात कर रहे हैं, इसको ट्रेन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, काफ़ी लोग इसको स्किप भी करते हैं अपने ट्रेनिंग के दौरान पे, इस पे मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि सारी बॉडी का वेट इन्हीं कॉर्ड्स ने हमारे उठाना होता है। जॉइंट्स के हवाले से और किस तरह हमारी एक फिजियोथेरेपिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस तरह हेल्प कर सकती हैं हमें सर्दियों में पट्ठों के दर्द के हवाले से, हड्डियों के दर्द के हवाले से, तो इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ हम लोग बात कर रहे थे वेट गेन के हवाले से, तो इस सेगमेंट में हमने वेट के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करनी है। कॉलर हैं हमारे साथ, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सवाल पे जाने से पहले प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम कर लें, बल्कि उसको म्यूट कर लें। डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ तोबा टेक्निक से। जी आसिफ साहब, सवाल कीजिएगा। तो सर मुझे 2022 में दर्द से टीका हुआ था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन थी, तो मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसके बाद मुझे काफ़ी हद तक ना आराम मिल गया था। ठीक, तो अभी दोबारा मुझे ना ये दर्द शुरू हो गया है अचानक बैठे बैठे। ओके, तो सर अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अभी इसका कोई प्रॉपर हल है? क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि आप ऑपरेशन करवाओ, लेकिन ऑपरेशन कहते हैं इसका कामयाब नहीं होता। तो अच्छा, कामयाब मुझे इसका कोई प्रॉपर हल
ऐसा है कि ये तो डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता सकते हैं। उनको ऑपरेशन एडवाइस कर दिया गया है, लेकिन वो एक्सरसाइजेस पूछ रहे हैं आपसे। ओके, आप देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आपकी कमर में दर्द रहता है? नहीं सर, मेरी कमर में नहीं, मेरी हिप जॉइंट जो है राइट साइड पे, अच्छा, वहाँ से दर्द शुरू होता है और पूरी टांग में जाता है। ठीक है, आपका कूल्हे से दर्द शुरू होता है और पूरी टांग में जा रहा है, बटक में, यानी कि कूल्हे के पीछे वाली साइड से? जी जी बिल्कुल। जी जी, ओके। आप काम क्या करते हैं, आपकी वर्किंग क्या है सारा दिन की? मैं आर्मी पर्सन हूँ। तो मैं आर्मी जॉब करता हूँ, एविएशन में हूँ, तो यहाँ पे काम करना होता है। ओके, सारा दिन आप खड़े रहते हैं, बैठते हैं, ये क्या वर्किंग है आपकी? कुर्सी पे बैठने वाला काम है? जी जी, हमारा चलने फिरने वाला भी काम है, उठने बैठने वाला भी है, जहाज के ऊपर चढ़ने वाला भी काम है। ओके, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो कंडीशन मेरी बिल्कुल नॉर्मल, तो मैंने मेडिसिन भी छोड़ दी थी। ठीक है। देखिए, आपकी जो कंडीशन है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली लग रही है पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है कि हमारे बटक के अंदर ना एक मसल पड़ा हुआ है पिरिफॉर्मस, उसके अंदर से ना हमारी शियाटिक नर्व नीचे जा रही होती है टांग में। बाज लोग जिनका मतलब जैसे ऊपर चढ़ना, नीचे बस शस पे जैसे ऊपर, मतलब वर्किंग ऐसी होती है जैसे आप बता रहे हैं कि जहाज पे ऊपर चढ़ना नीचे, तो इससे क्या होता है कि उस मसल पे प्रेशर पड़ता है, वो मसल हो जाता है सख्त, उस मसल के अंदर से हमारी शियाटिक नर्व नीचे टांग में जा रही है, तो वो मसल की टाइटनेस की वजह से आपको जो है ना वो शियाटिक नर्व के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सूडो शियाटिका होता है, यानी कि ये असल शियाटिका नहीं होता, ये मसल की वजह से है। ठीक है, जो भी हमारी टांग में शियाटिक नर्व का पेन जा रहा है उसे हम शियाटिका कहते हैं, लेकिन हमने उसकी कॉज पता करनी होती है कि कॉज क्या है। तो आपको जो है वो है पिरिफॉर्मस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मस सिंड्रोम के लिए आपने क्या करना है कि सर्च करना है कि पिरिफॉर्मस सिंड्रोम स्ट्रेच, कि उसका एक खास किस्म का स्ट्रेच होता है। इसकी जरा मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब, आप अगर स्पेलिंग्स के साथ बता दें। जी, ये पिरिफॉर्मस PIRIFOR मिस SYNDROME सिंड्रोम, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम आपने जाकर सर्च करना है। आपको 3 एक्सरसाइजेज आएंगी कि आपने अपने कूल्हे की टांग की किस तरह हरकत करनी है, उस मसल को नरम करेंगे, उसकी जो सख्ती है वो दूर होगी, तो आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। आपने करना क्या है, अपनी लेट के सीधा अपनी टांग को इकट्ठा करें और अपने पेट के साथ लगाएं, उसको आपने लगा कर रखना है और एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है मुकम्मल, ताकि उतनी देर आपके उस हिस्से को स्ट्रेच मिले। उसके बाद पिरिफॉर्मस सिंड्रोम का स्ट्रेच आता है खास किस्म का, उसे हम पिरिफॉर्मस स्ट्रेच कहते हैं। आपने एक टांग इकट्ठी करनी है, दूसरी टांग को उसके ऊपर रख के और अपनी टांग को खिंचाव देंगे। आप फील करेंगे कि मेरे उसी जगह पर जहां पर मुझे मतलब कि ना पेन होता है वहां पर स्ट्रेस पड़ रहा है, वही स्ट्रेस उस मसल को स्ट्रेच करके रिलैक्स करेगा, वो मसल की सख्ती कम होगी तो आप बेहतर महसूस करेंगे। तीसरी चीज, आपने एक तौलिए का टुकड़ा लेना है, गर्म पानी हो रहा हो उसके अंदर उसको डाल दें, निकाल कर थोड़ी देर रखें, बर्दाश्त के काबिल हो, आप उल्टे हो जाएं, अपने उस हिस्से पर उस पूरे तौलिए को रख दें। इसको कहते हैं मॉइस्ट हीट थेरेपी। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने खुश्क हीट नहीं देनी होती, उनको हम नमी वाली हीट देंगे। आपका मसल है अकड़ा हुआ, हमने उसको नमी वाली जब हीट देंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा महसूस करेंगे, मसल की सख्ती कम होगी, आपकी टांग के अंदर दर्द जाना कम हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप अपने ही इलाके में किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। अगर आप सिम्टोमेटिक चाहते हैं तो ये आपको बता दिया गया है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब आपको मिल गया होगा और जो भी डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस किया उस पर अमल करें और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको इसमें बेहतरी महसूस होगी। डॉक्टर अहमद, इसमें छोटा सा मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उसको क्लैरिफाई कर दें। जैसे उनको एडवाइस कर दी गई है सर्जरी और वो भी किसी डॉक्टर ने MRIs करवाई होंगी और उसके बाद अगर वो नर्व इतनी पिंच हो चुकी है कि अगर फर्दर वो वेट करते हैं तो उनका फंक्शंस खराब हो सकते हैं, तो इसमें आप फिर उनको क्या कहेंगे? देखिए, और इसमें मैं थोड़ा सा अपना ऐड करता हूँ, ज़ाती तौर पर मेरे वाले साहब ने इसका ऑपरेशन कराया था, वो भी पहले डर रहे थे, 7-8 साल उन्होंने बर्दाश्त किया पेन, और उसके बाद सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा उनका। देखिए, ये अभी ना शैटिका, मुख्तलिफ शैटिका को ना एक ब्रॉड टर्म कहा जाता है। ओके, अब शैटिका की कॉज देखनी है कि शैटिका किस वजह से है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने उसको रूल आउट करना है। देखिए, मेन जो शैटिका होती है वो होती है आपके मोहरों की वजह से। जब आपके मोहरों के अंदर डिस्क दब जाती है ना, तो उससे क्या है कि 2 नर्व्स आपकी टांगों में आ रही हैं, ठीक है, वो आगे कन्वर्ट होती हैं शैटिक नर्व में, ठीक है, मेन बड़ी थिक नर्व है। तो आपने देखना है कि आइदर मोहरों की वजह से है, मोहरों की वजह से है, फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि जब पेशाब और पखाने का कंट्रोल है तो ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना, ठीक है। अगर पेशाब एंड पखाने का कंट्रोल खत्म हो गया, वो होता है डिस्क बल्ज की फॉर्म में। देखिए, नंबर 1 इज कंप्रेशन, ठीक है, कि आपके मोहरों के दरमियान जो डिस्क पड़ी है वो कंप्रेस हो गई है, अब उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, जब आप मूव करते हैं तो वो जो नर्व है उन पे दबाव पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज में क्या होता है कि कुछ लोग जिनका वेट ज्यादा होता है और कुछ ना मसाइल होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट के, ठीक है। पेल्विक टिल्ट हमारी क्या होती है कि एक जो हमारा जो हिप वाला रीजन है ना, वो या तो कुछ लोगों का आगे होता है या पीछे की तरफ होता है, ठीक है, इसको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं।
तो पेल्विक टिल्ट की वजह से भी उनकी जो स्पाइन है उसके ऊपर प्रेशर डिस्टर्ब होकर आ रहा होता है। थर्ड चीज मोटापा, ठीक है, वेट जब आपका बहुत ज्यादा होता है, आपकी स्पाइन की जो एक नॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं ना कि आपकी स्पाइन कितना वजन उठाते हैं, 60 kg। अगर आपने कोई वजन उठाना है ना अपनी कमर के जोर से, तो आप 60 kg तक उठा सकते हैं। यूजुअली जिन लोगों का अब्डोमिनल फैट बहुत ज्यादा होता है तो आपकी स्पाइन के ऊपर ओवर प्रेशर है, ठीक है। हाँ जी, आपकी स्पाइन ने उस ऑर्गन्स को उठाया हुआ है तो उस पे प्रेशर ज्यादा है। अब तो बेसिकली कॉज पता करने की जरूरत है और उस कॉज को ट्रीट करने की जरूरत है। और जो आपको एडवाइस किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, स्पेशलाइज्ड जो जिनका काम है ये वो एडवाइस करें तो उस पर अमल करना है, ना कि खुद हम इसके ऊपर कोई इलाज करना शुरू कर दें। डॉक्टर साहब मोटापे की बात कर रहे हैं, उसके रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। होम्योपैथी किस तरह इलाज करता है मोटापे का? और होम्योपैथी के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसकी दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये भी क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो इसका इलाज इस तरह करते हैं कि ये मिजाज जब मरीज इस किस्म का मोटापे का किसी डॉक्टर के पास आता है तो उसके लिए मखसूस दवाइयाँ हैं, लेकिन ये नहीं है कि सबके लिए एक दवा होगी। ओके। उसकी जब हम मरीज़ से काउंसलिंग की जाती है, उससे बैठे जाता है, उसको एक तो उसकी फ़िज़ीक देखी जाती है, फिर उसका मिजाज को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर मिजाज के साथ साथ उसकी अलामात, उसका रहन सहन, खाना पीना, इन सब चीज़ों को नोट करके फिर इसके बाद एक दवाई तजवीज़ की जाती है। अब हमारे होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनमें ज़्यादातर मशहूर दवाइयाँ कुछ ऐसी हैं, जैसे मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। कल्केरिया कार्ब है, एक ग्रेफाइट्स है, ग्लाइकोपोडियम है, इसी तरह फ्यूकस एक दवाई है उसमें उसे हम फाइटोला का बैरी कहते हैं। तो ये जो कुछ दवाइयाँ हैं जो सरे फहरिस्त रहती हैं, इनके ज़रिए इन मरीज़ को देखना होता है कि ये किस दवा के उसके अहाते में आता है। तो उसकी फिर उसकी उम्र के लिहाज से और उसको वज़न के हिसाब से फिर वो दवाई तजवीज़ करके फिर इस दवाइयों की पोटेंसीज़ होती है, तो उन फिर पोटेंसीज़ को तजवीज़ करके फिर मरीज़ को बता दिया जाता है और लेके दवाइयाँ खाता रहता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये ऐड कर दीजिएगा, ये जो अभी आपने दवाइयों का नाम लिया है, आपने बड़ा तफसीलन बताया भी सही कि ये हर मरीज़ की तशखीस करने के बाद उसको एडवाइस की जाएगी, ऐसा ना हो ना कि लोग लेना शुरू कर दें। मैंने पहले कहा है ना, यही चीज़ पहले बताई है कि ये मैं वैसे एक आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम इस्तेमाल होती है, इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही दवाई है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है ना वो ये है कि हम जब तक उसके साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तो दवाई तजवीज़ कैसे करेंगे, कैसे की जा सकती है। और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है उसके ऊपर तफसीलन हम सर से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसका इलाज तो मुमकिन है, किया जा सकता है, कितना दौरानिया होता है अमूमी तौर पर अगर हम ऑन एवरेज ले लें? हाँ, एवरेज जो है ना वो तकरीबन 3 माह से लेकर 6 माह तक है। ठीक है। और इसमें ज़रा डाइट के बारे में बताइएगा कि वो फिर डाइट बड़ी हार्श डाइट करवाई जाती है या बैलेंस डाइट करवाई जाती है? नहीं, बैलेंस डाइट। ठीक है, इसमें हार्ड डाइट की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर। आप बैलेंस डाइट पे रहेंगे, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहेंगे। ये नहीं है कि आप जिम चले जाएं और वेट उठाते रहें, तो ये नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ को जो है ना वो नेचर के तरीके से गुजारने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें फिर आप जो जिस डॉक्टर से आप काउंसलिंग करेंगे वो दवाई आपके लिए तजवीज़ करता है, तो उस दवाई को आप मुस्तकिल तरीके से उसकी हिदायत के मुताबिक खाते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ना 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक वेट रिड्यूस हो जाता है और इंसान अपने नेचर पे आ जाता है, और इसका असर ज़्यादा लंबा टाइम तक रहता है। ठीक है, वो जो आप ग्रेजुअली करेंगे तो उसका लंबा तक रहने की दोबारा वेट गेन वो होता है ना साइकिल नहीं होगा। आप जैसे अमूमन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाज़ार में, अब इश्तिहारी चीज़ें भी बहुत हैं, तो वो खाते रहें, ठीक है, छोड़ दें तो फिर वापस वो पहले से भी ज़्यादा आप बाहर निकल आते। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं है इसमें। तो इसमें जो अगर हो गया, हाँ, अगर आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो अगर सही नहीं हुआ दवाइयों से, उसने ज़्यादा टाइम लिया है, तो फिर जब तक वो आपका सही नहीं होगा आप उसको आगे चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें भी आप कॉलर के जवाब में भी आप बता रहे थे कि थायराइड का मसला भी हो सकता है, तो वो उसको भी देखने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल। पहले अगर उसमें थायराइड का प्रॉब्लम आ गया है तो फिर आप उसके मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक उसका हम ट्रीटमेंट करते। तो उस ट्रीटमेंट के साथ जो है ना आप 3-4 महीने 6 महीने करेंगे, तो फिर उसके बाद अगर आप उसकी रिपोर्ट कराएंगे दोबारा तो उसमें वाज़ेह फ़र्क होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अगर फ़र्क ना हुआ या कुछ कमी रह गई है तो उसे फिर थोड़ा सा और टाइम लें और दवाई खाएं।
अजमल साहब ये बताइएगा कि अब जैसे ही अभी मोटापा आएगा ना, तो आप जैसे बताएं, आपके पास एक शख्स आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आया हूँ, आप मुझे एक डाइट बताएंगे कि आपने ये करना है, साथ थोड़ी सी दवाइयाँ दे देंगे। इसमें मैं ये कहूँगा कि आपने तो सारा कुछ मेरे जीने का मज़ा ही मेरे से छीन लिया। मैं तो खाना खाता था, मैं तो एंजॉय करता था लाइफ को, आपने मुझे कहा नहीं जी अब रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये खास आपने डाइट लेनी है। नहीं, तो इसमें थोड़ी सी इजाज़त होगी मुझे बाहर खाने हाँ पीने की? बिल्कुल। देखें बात, एक है आदत, एक है टेस्ट। आपने कभी कभी कोई टेस्ट लिया है, उससे इतना फ़र्क नहीं होता। जब आप आदत बना लेते हैं ना ज़्यादा खाने की, हैबिचुअल हो जाते हैं ज़्यादा खाने के, तली हुई चीज़ें खाने के, और ये इस तरह से मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से, मशरूबात, ठंडे यख चीज़ें, ये भी हमारे अंदर ये चीज़ें। आप इन चीज़ों को नॉर्मल करें। कभी कभार हो जाता है, मैं कहीं मेहमान जाता हूँ तो हमारे आगे बोतल रख लेते हैं, तो हमें मजबूरन पीनी पड़ती है, ना पिए तो फिर दिल आज़ारी होती है। बिल्कुल। तो ये इस तरह मैं एक मिसाल के तौर पे यही बता रहा हूँ कि कभी कभी तो हल्का फुल्का ये है, टेस्ट कर ले, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये आदतन हम बैठे हैं तो बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं तो पी रहे हैं, तो ये जो है ना, ये फिर हमारी आदत जो है ना, उसको हमने बदलना होगा। इसमें शुगर और इसमें मीठे के बारे में अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया है, अब बताइएगा कि हफ्ते में अगर हम शुगर, क्या एक तो बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दें? नो। देखिए, जो आजकल जदीद तहकीक आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि शुगर, खुद चीनी जो है ये बजाते खुद एक मीठा जहर इसको कहा जा रहा है। तो इसके बदले अगर आप कोशिश करें तो गुड़ वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो है ना, वो मिठास हल्का फुल्का, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा गुड़ ले लें, तो वो आपके जिस्म को ना स्टेबल रखेगा, लेकिन हजम कर देगा, और अगर कोई चीज़ फालतू है तो उसको खारिज भी करता है ये। जनाब ये बताइएगा कि इसमें जिस तहकीक की आप बात कर रहे हैं, अभी जदीद हम यही देख रहे हैं कि एक तो बुनियादी तौर पर दोनों में फ़र्क बिल्कुल नेग्लिजिबल है, शुगर और जैगरी में, और दूसरा ये बताइएगा कि अगर इसको हम लेते रहते हैं मुतवातर, तो इसका भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम हफ्ते में एक दिन ले लें, क्योंकि कार्ब्स भी तो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, नेचर ने हमें जो ग़िज़ाएँ बताई हैं, उन ग़िज़ाओं में मिठास हल्का फुल्का मौजूद है जी। जैसे हम फल खाते हैं, गर्मियों के मौसम में आम आता है, खजूर आता है, तरबूज आता है। इसी तरह सर्दियों के मौसम में गाजर है, शलजम है, शरकंदी है, ये चीज़ें, इनमें मिठास मौजूद है। तो हम इन चीज़ों से जब हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा लेने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल। डॉक्टर हमाद, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वेट गेन पे हम बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि बहुत सारी बीमारियाँ इसके साथ लिंक्ड हैं। उसमें सबसे बड़ा, जैसे आप कॉर्ड्स की बात कर रहे थे, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट हमारी टांगों ने उठाना है। डेफिनेटली। वेट गेन जब ज़्यादा होता जाता है तो हमारी हड्डियों पर उसका किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, वेट आजकल जो सबसे बड़ी चीज़ है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपकी बॉडी देखें, अब एक पर्सन है, उसने रात के टाइम एक पिज़्ज़ा खाया है, बोतल पी है और वो सो गया। अब उसकी बॉडी जो है उसको सारा काम करना है, तो वो क्या करेगी कि कंजप्शन तो है नहीं, वो इकट्ठा करेगी। एक तो उसको कार्ब्स की फॉर्म में इकट्ठा करेगी जिससे फैट बढ़ेगा, शुगर की फॉर्म में, और तीसरा आजकल जो मेन चीज़ है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, कि आपके खून के अंदर चर्बी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका खून सुस्त हो रहा है। सुस्त खून आपके मसल को नरिश नहीं करेगा। मसल्स को रवानी के साथ जो खून मिलता है वो उसको ताकत देता है। ठीक है, आजकल मतलब पहले भी बात की जाती थी, आज भी मेरे पास जो थोड़े से ज़रा पुराने पेशेंट्स आते हैं ना, उनको कोई बात बताए ना, वो कहते हैं खून चल पोसी तो ठीक थी वैसी। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स यही कहते हैं कि मतलब उनको समझाते हैं ना कि आपके इस हिस्से में कंप्रेशन है, ये मसल सख्त है, यहाँ से नीचे ब्लड सही नहीं जा रहा, ये नहीं, तो कहते हैं जी खून चल सी तो ठीक। तो खून चलता रहेगा तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। दूसरा, मोटापे में क्या होता है कि पहले आपकी बॉडी ने आपका नॉर्मल वेट उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव 60 kg वेट, तो आप पहले 60 उठा रहे हैं, अब आपका 90 जब पहुंच गया ना, 60 to 90 तक जो वेट है वो एक्स्ट्रा है। अब आपकी बॉडी के ऊपर जोर पड़ रहा है, आपकी बोन ब्रिटल हो रही हैं। हमने देखें कैल्शियम वाली चीज़ें छोड़ दी हैं, दूध कोई नहीं पीता। ठीक है, दूध कोई नहीं पीता, चाय पीते हैं, चाय वैसे डायूरेटिक है, बिल्कुल, चाय वैसे ही हमारी हड्डियों का कैल्शियम लॉस कर रही जो होती है। नाज़रीन, जैसे दोनों गेस्ट ने आज हमें चीज़ें बताई, कुछ तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और अगर जिस बीमारी की वजह से आपका मोटापा हो रहा है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, कॉज को ट्रीट करने की ज़रूरत है, ताकि आपका वेट गेन जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ साथ डॉक्टर हमाद ने भी यही बात की कि कॉज को देखने की ज़रूरत है, फिर हम दर्द को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर हमाद यासिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बड़ा आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश
कोशिश की। डॉक्टर अजमल नवाज साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जितने भी आम लोगों के जहनों में जो सवाल आ सकते थे उनका हमने आपसे जवाब लिया और उनको जो है वो आंसर मिल गया होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।